स्टूडेंट्स, आज हम +2 क्लास का लेसन नंबर 8 नियोजन और योजनाओं के प्रकार का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है योजनाओं के प्रकार। देखिए, कल हमने पढ़ा कि नियोजन क्या होता है। कुछ करने से पहले कुछ सोचना भी नियोजन है, अर्थात क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है आदि सब बातों के बारे में विचार करना ही नियोजन कहलाता है। तो आज हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। और नियोजन एक प्रक्रिया है, यह आपको पता है, क्योंकि नियोजन को करने के लिए कई कार्य हमने लगातार करने पड़ते हैं। ये क्रियाओं का एक समूह है और योजना उसका परिणाम। नियोजन प्रक्रिया है, योजना उसका परिणाम है। योजना विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक वायदा है। योजना किसी विशेष काम को करने का जो है एक वादा होती है। इस दृष्टि से योजनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। योजनाएं जो हैं, प्लान्स जो होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। योजनाओं के प्रकारों को समझने में निम्न विवेचन सहायक होगा। सबसे पहले, प्रत्येक संस्था का एक केंद्रीय लक्ष्य होता है। मतलब कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था प्रारंभ की जाती है तो एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है, और इस लक्ष्य को हम मिशन कहते हैं। यानी लक्ष्य मीन्स गोल, और इसको हम मिशन कहते हैं, मिशन भी कहते हैं। एक व्यावसायिक संस्था को अर्थपूर्ण तभी माना जाता है, यानी एक व्यावसायिक संस्था को प्रारंभ करने या स्थापित करने का कोई मतलब तभी होगा जब उसका कोई लक्ष्य हो। लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य वह स्थायी योजना है जिसे संस्था की स्थापना का औचित्य स्पष्ट होता है। औचित्य का मतलब महत्व, यानी ये एक स्थायी योजना होती है। ठीक है, इससे ही संस्था की स्थापना का महत्व समझ में आता है कि क्या महत्व है उसका। यह संस्था के व्यवसाय की विशेषता स्पष्ट करता है और यह बताता है कि एक संस्था उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से कैसे भिन्न है। हर एक संस्था का अलग अलग लक्ष्य होता है और लक्ष्य के आधार पर ही ये तय होता है कि एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे अलग है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षण संस्थान का मिशन या लक्ष्य केवल लड़कियों को शिक्षित करना हो सकता है, और इसी प्रकार एक अस्पताल का लक्ष्य केवल दिल के मरीजों का इलाज करना हो सकता है। तो हर एक संस्था के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। एजुकेशनल संस्था है, उसका एक का लक्ष्य हो सकता है कि केवल गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे। दूसरे का लक्ष्य होता है कि केवल जो बालिकाएं हैं या छात्राएं हैं उनको शिक्षित करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में या संबंध में अनेक योजनाएं तैयार की जाती हैं। सबसे पहले संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रतियोगिता का डटकर मुकाबला करते हुए उद्देश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए रणनीति तैयार की जाती है। रणनीति को मोर्चाबंदी या इंग्लिश में स्ट्रेटेजी कहते हैं। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। नीतियां निर्धारित करने के बाद क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है, जिसे कार्यविधि कहते हैं। इसी प्रकार पद्धतियां, नियम, बजट, कार्यक्रम आदि नियोजन के प्रमुख तत्व हैं। ये सभी योजनाएं कहलाती हैं। यानी योजनाओं के कौन कौन से प्रकार हुए? देखो, पहला उद्देश्य हो गया, मोर्चाबंदी या रणनीति हो गया, नीतियां हो गई, कार्यविधि हो गई, पद्धति हो गई, और नियम, बजट और कार्यक्रम। तो ये जो है इसके विभिन्न प्रकार हो गए योजनाओं के। एक प्राथमिक क्रम के रूप में इसे दिखाया जा सकता है, और जिसे कि अगले पेज पर हम देखेंगे। तो ये जो है ये योजनाओं का एक प्रारूप है, ये चित्र है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर दिया रखा है, ऊपर दिया हुआ है जो आपके, वो दे रखा है उद्देश्य। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य दिया हुआ है। उसके बाद मोर्चाबंदी, नीतियां, कार्यविधियां, पद्धतियां, नियम, बजट और कार्यक्रम। इस तरह से 8 जो हैं इसके तत्व हैं, या 8 प्रकार की योजनाएं होती हैं। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए उद्देश्य क्या है। जैसा पीछे भी हमने पढ़ा, उद्देश्य वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें एक संस्था द्वारा प्राप्त किया जाना है। तो उद्देश्य वो अंतिम बिंदु है जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाती हैं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही बाकी सारे काम किए जाते हैं। उद्देश्यों के कुछ उदाहरण, जैसे सबसे पहले संदेशवाहन प्रणाली में सुधार के लिए लगातार सभाएं करना और समाचार पत्र प्रकाशित करना। अर्थात क्रेता और विक्रेताओं में या संस्था के विभिन्न विभागों में अच्छा तालमेल बना रहे, इसके लिए संदेश देने की जो प्रक्रिया है उसको अच्छा बनाना। दूसरा, साबुनों की बिक्री को 20,000 करोड़ के पार ले जाना। तीसरा,
प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को रोजगार देना। चौथा, गुणवत्ता के कारण माल की जो वापसी उसको 3% तक लाना। जो आपका माल बिक गया है, मान लो उसमें कुछ गलत माल निकल जाता है, उसमें किसी माल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको जो गुड्स रिटर्न जो होगा उसको 3% तक लाना। अब उद्देश्य की विशेषताएं क्या क्या होती है? उद्देश्य की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए, यानी सब कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है संस्था के। परिणाम से संबंधित होने चाहिए, न कि उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं से। उद्देश्य जो परिणामों से रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा, मापने योग्य, उद्देश्यों को बीच बीच में मापा जा सके कि कितना अचीव हमने कर लिया और कितना अभी बाकी है, तो ऐसे होने चाहिए। इन्हें प्राप्त करने की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है, कि किस सीमा तक इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। समय सीमा, किस समय में, कितने समय में, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर, ठीक है, और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। उद्देश्य ऐसे नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा, यानी गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन गोल ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसको अचीव ही ना किया जा सके। देखिए, इसके बाद है यहाँ कुछ टूल किट्स दे रखी हैं, उनमें देखिए सबसे पहले प्रयोजन क्या होता है, पर्पज क्या होता है। तो कहता है पर्पज एक संस्था की मुख्य भूमिका होती है। पर्पज की एक संस्था में जो उस समाज द्वारा निर्धारित की जाती है जहां वह काम करती है। जैसे प्रत्येक स्कूल का पर्पज जो है शिक्षा प्रदान करना है। एक जैसी सभी संस्थाओं का जो पर्पज है वो समान होता है। शिक्षण संस्थान है तो सबका उद्देश्य शिक्षण प्रदान करना ही होगा। एक होता है मिशन। मिशन क्या होता है? मिशन या लक्ष्य हमें यह बताता है कि एक संस्था उसी प्रकार के अन्य संस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है। क्योंकि हम आपको बताया कि हर एक संस्था का मिशन अलग अलग हो सकता है, लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। यह हर संस्था का अलग होता है। जैसे एक स्कूल का मिशन केवल कॉमर्स में शिक्षा प्रदान करना हो सकता है, दूसरे स्कूल का लक्ष्य केवल अच्छे साइंटिस्ट या साइंस की शिक्षा अच्छी तरह से प्रदान करना हो। एक होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य एक संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विशेष टारगेट है। जैसे एक संस्था का उद्देश्य एक वर्ष में 100 विद्यार्थियों को कॉमर्स की शिक्षा प्रदान करना हो सकता है। तो पर्पस, मिशन और उद्देश्य तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इसके बाद बात करते हैं मोर्चाबंदी। आपने कभी सुना है मोर्चाबंदी क्या होती है? इसको हम रणनीति भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि ये वो योजनाएं हैं जो प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। मोर्चाबंदी का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने जो प्रतियोगी व्यक्ति है उनकी चाल को, ठीक है, ध्यान में रखकर जो रणनीति बनाई जाती है, जो चाल, जो पॉलिसी तैयार की जाती है, वो या प्लानिंग की जाती है, उसी को हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसका उद्देश्य उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी कर रही है, ठीक है, या विज्ञापन के लिए के तरीकों, नए तरीकों पर विचार कर रही है, यानी एक संस्था है जो ये सोच रही है कि भाई बिक्री बढ़ाने के लिए वो अपनी कीमत कम कर दे या विज्ञापन के नए तरीके अपना ले, ठीक है, या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कोई उपहार जो योजना निकाल रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें भी अपनी मोर्चाबंदी करनी होगी। ये होती है मोर्चाबंदी, यानी हमें भी अपनी रणनीति बनानी होगी। अब मोर्चाबंदी 2 प्रकार की होती है। एक बाहरी मोर्चाबंदी, यानी बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए बाहरी मोर्चाबंदी की जाती है, और आंतरिक तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए आंतरिक मोर्चाबंदी। तो बाहरी मोर्चाबंदी और आंतरिक, जब प्रतियोगियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो इसे बाहरी मोर्चाबंदी कहते हैं। यदि किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है तो उसका सामना करने के लिए, ठीक है, जो है पहले ही तैयार करने की को आंतरिक मोर्चाबंदी कहते हैं। संस्था के अंदर ही अगर किसी जो है संस्था के अंदर ही किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई रणनीति पहले बनाई जाती है, ठीक है, और पहले से ही अगर तैयार हो जाते हैं हम, तो इसको कहते हैं आंतरिक मोर्चाबंदी। जैसे कार्यालय में कंप्यूटर लगाना है जिससे अनेक व्यक्तियों की छटनी हो सकती है। मान लीजिए अभी कंप्यूटर आया ही आया है और आप अपनी संस्था में कंप्यूटर लाने जा रहे हैं, और आपको ये भी मालूम है कि जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, ठीक है, या कंप्यूटर आने से कुछ लोगों का काम भी कम हो जाएगा,
तो ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा, संस्था से निकालना पड़ेगा। तो आपको पहले ही ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि जो उन कर्मचारियों का विरोध होगा, ठीक है, उस विरोध को कैसे टाला जा सके। तो इस व्यवस्था के लागू करने पर कर्मचारियों को विरोध का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी, ताकि नई व्यवस्था को लागू किया जा सके और कर्मचारी भी नाराज ना हो। तो आगे है, टूल किट दे रखा है यहाँ, कहता है मोर्चाबंदी का अभिप्राय उस योजना से, क्योंकि योजना के प्रकार हैं जो वातावरणीय अवसरों और खतरों तथा संगठनात्मक सुदृढ़ता और कमियों को देखते हुए संगठन व वातावरण के अनुकूलतम संबंध स्थापित करती है। अब है नेक्स्ट जो है वो है नीतियां, पॉलिसी कहते हैं हम इसको। नीतियां क्या है? नीतियां सामान्य विवरण हैं, ये जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं जो निर्णय में कर्मचारी के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। यानी इनका ये जो बनाई जाती हैं, ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कर्मचारी जब काम कर रहा है तो उसका मार्गदर्शन हो सके। इनका उद्देश्य एक ऐसी सीमा निर्धारित करना जिसके अंदर रहते हुए ही कोई कार्य किया जाता है। यानी नीतियां जो होती हैं कर्मचारी को काम करते समय एक सीमा में रहकर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं कि भाई आपने इस लिमिट से बाहर जाकर काम नहीं करना, अर्थात कोई निर्णय लिया जा सकता है। उद्देश्य निश्चित करते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना। उद्देश्य से हमें ये पता है 100 करोड़ बिक्री को 100 करोड़ के पार ले जाना, तो क्या प्राप्त करना, जबकि नीतियां हमें बताती है कि आखिर उसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ठीक है, प्राय कुछ नीतियों के संबंध में हम सुनते हैं, जैसे सेवी वर्गीय नीति, विक्रय नीति। विक्रय नीति में जैसे मान लीजिए कि भाई उधार नहीं बेचा जाएगा, तो एक नीति है। तो आप जब भी बिक्री करेंगे और कोई भी चाहे आए, उसको उधार नहीं दिया जाएगा। या ये तय किया विक्रय नीति में कि भाई उधार बेचा जाएगा तो केवल अमीर, सुदृढ़, जो मजबूत फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं उनको बेचा जाएगा, गरीबों को नहीं बेचा जाएगा। ऐसे ही सेवी वर्गीय नीति में जैसे कि प्रमोशन का आधार आयु होगी। अब जब भी प्रमोट करना है कर्मचारियों को तो उनकी एज देख लेंगे और जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रमोट कर देंगे, अर्थात उसको ऊंचे पद पर जो है प्रमोशन दे दी जाएगी। अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार मान लो नीति हो सकती है, क्वालिफिकेशन हो सकती है। सॉरी, एक नीति सेवी वर्गीय नीति में क्वालिफिकेशन शिक्षा का स्तर हो सकता है कि ये मान लो ये नीति बनाई, ये पॉलिसी बनाई कि भाई क्वालिफिकेशन के आधार पर व्यक्ति को ऊंचे पद पर प्रमोट किया जाएगा। तो जब भी प्रमोशन की बात आएगी तो क्वालिफिकेशन देख ली जाएगी और व्यक्ति को प्रमोट किया जाएगा। एज भी हो सकती है, क्वालिफिकेशन हो सकती है, अनुभव हो सकता है एक व्यक्ति एज में कम हो लेकिन अनुभव ज्यादा हो, क्वालिफिकेशन भी हो सकता है उसकी कम, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रमोट किया जा सकता है। इसके बाद है कार्यविधि। तो कार्यविधि क्या है? तो देखिए, कार्यविधि वो योजनाएं हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है। देखिए, किसी भी काम को एक बार में पूरा नहीं किया जाता, बल्कि पहले एक स्टेप, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, यानी पहले एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, इस तरह करना होता है। तो कार्यविधियां किसी काम को करने का क्रम निर्धारित करती हैं, अर्थात ये बताती हैं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कुछ माल जो है उधार बेच दिया। अब जिनको उधार बेचा है उनसे रुपया वसूल करना है। तो रुपया वसूल करने का एक प्रोसेस है, एक कार्यविधि है, प्रोसीजर होता है। क्या? सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आपसे उधार लिया है उनसे पैसा प्राप्त अगर आपने करना है तो सबसे पहले आप पत्र लिखेंगे, उसे क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे कि भाई आपके पास हमारा पैसा बकाया, आप भेज दीजिए। उसके बाद आप टेलीफोन करेंगे। टेलीफोन करने के बाद आप खुद जाकर उसे मिलेंगे। मान लो आप पत्र लिखने पर भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, पैसा नहीं दिया, टेलीफोन पर भी नहीं दिया, फिर आप खुद जाकर मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने के बाद भी अगर वो नहीं देता तो लास्ट जो आपके पास जो बचता है वो है लीगल एक्शन, यानी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप। तो जब भी रुपया वसूल करना होगा तो यही प्रोसेस हम अपनाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। ये नहीं कि पहले उसे किसी से पैसा वसूल करना और सीधे जाकर उसको मारने लगे, ऐसा नहीं। एक प्रोसेस को हमने फॉलो करना। इसी प्रकार सभी देनदारों से रुपया इकट्ठा करने की यह एक कार्यविधि है। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं
नीति अभी हमने पढ़ा, नीति और कार्यविधि में कुछ अंतर होता है। तो देखिए क्या होता है। देनदारों से रुपया वसूल करने के संबंध में दो प्रकार की नीति हो सकती है, सख्त और नरम। यानी नीति और कार्यविधि में कुछ अंतर होता है कि अगर रुपया वसूल करना है देनदारों से तो उस संबंध में दो नीति हो सकती है, एक सख्त और एक नरम। ठीक है। पहली नीति में जो सख्त नीति है उसमें देनदारों से सख्त व्यवहार करते हुए शीघ्र रुपया वसूल करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि दूसरी नीति में देनदारों को भुगतान करने का पूरा समय देते हुए नरम यानी सॉफ्ट बिहेव किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। इन दोनों प्रकार की नीतियों में रुपया वसूल करने की कार्यविधि ऊपर बताई गई है ही रहेगी। ठीक है। और रुपया वसूल करने के जो उठाए गए कदम हैं वो समान रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं पद्धतियां या विधि कह सकते हैं, मेथड्स। पद्धति क्या है? पद्धति वह योजना है, क्योंकि ये भी योजना का प्रकार है, जो एक निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाए। यानी कार्यविधि में हमने जैसे पत्र लिखना, तो पत्र कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, किस विधि से लिखा जाएगा, क्योंकि हर काम को करने का फिर स्टेप तो आपने कार्यविधि में तय कर लिए, हर काम को करने का फिर एक तरीका होगा। यह एक निश्चित करती कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। पद्धति का संबंध सभी क्रियाओं से ना होकर, पद्धति सभी क्रियाओं से संबंधित नहीं होती, बल्कि क्रिया के एक एक स्टेप से संबंधित होती है। पत्र लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए क्या विधि अपनाई जाएगी कि भाई खुद लिखेंगे या फिर जो है किसी वकील लॉयर से लिखवाएंगे। ठीक है। टेलीफोन करेंगे तो वहां पर कैसा बिहेव रहेगा, ये सारा। और यह कार्यविधि की तुलना में अधिक विस्तृत होती है, क्योंकि इसमें पूरा कार्यविधि को ओपन कर दिया जाता है, हर स्टेप को। एक कार्य को पूरा करने की अनेक पद्धतियां हो सकती हैं। गहन अध्ययन के बाद ऐसी पद्धति का चुनाव किया जाता है जिससे काम करने वाले व्यक्ति को थकावट भी कम हो, उत्पादकता में वृद्धि और लागत भी कम आए। वो कहता है किसी भी काम को करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, और ऐसे तरीके का चुनाव किया जाएगा जिसमें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन और कम से कम प्रयासों में जो है किया जा सके। कहता है कि इस प्रकार चुनी गई पद्धति को ही दैनिक जो है प्रयोग में लाया जाता है और इसे आदर्श पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लगातार सुधार के प्रयत्न किए जाते हैं ताकि अनावश्यक और अनुत्पादक प्रयासों को पद्धति से निकाल दिया जाए, यानी ऐसे जिनका कोई यूज नहीं है उनको निकाल दिया जाए। इसके बाद है नियम। नियम क्या होते हैं? नियम हमें बताते हैं किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है, ये नियम है, और क्या करना है और क्या नहीं करना, नियम हमें बताते हैं। नियम के होते हुए किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कभी भी अगर कहीं भी नियम बना दिया गया है तो नियम के होते हुए कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को नहीं चला सकता, अर्थात अपने दिमाग से कोई अन्य डिसीजन नहीं ले सकता। एक बार जब नियम बना दिया जाता है तो वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे कर्मचारी नीचे स्तर का हो या उच्च स्तर का हो। ठीक है। जैसे एक नियम बना दिया कि कारखाने में धूम्रपान वर्जित है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कारखाने में धूम्रपान नहीं किया, अर्थात बीड़ी सिगरेट इत्यादि नहीं पिएगा। तो ये सबके लिए नियम है, चाहे वो मैनेजर है और चाहे नीचे का हेल्पर है। इसका पालन अवश्य में किया जाएगा, यानी जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति जो बनाए गए नियम है उनको पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है, अर्थात उसको पेनल्टी, आर्थिक दंड, शारीरिक दंड किया जा सकता है। नियम और नीति में भी अंतर होते हैं। क्या अंतर है? नीति केवल मार्गदर्शन करती है, नीति हमें बताती है काम कैसे करना। जैसे उधार बेचना है या नहीं बेचना, बेचना तो किसको बेचना है, प्रमोशन का आधार क्या होगा, और ये जो है अधिकारियों की सीमा के अंदर रहने का निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। जैसे माल उधार बेचा जाएगा या नहीं, और ठीक है जो है अगर बेचा जाएगा तो केवल समृद्ध ग्राहकों को, जो कि आपका पैसा लौटा सके। जबकि नियम जो है वो विशेष परिस्थितियों में क्या करना है और कैसे करना है ये बताते हैं, क्या नहीं करना। ठीक है। इसके बाद है बजट। बजट क्या है?
बजट इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं, यानी जो आप चाह रहे हैं उनको मात्रा के रूप में अंकित करना ही बजट कहलाता है। बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुमानित धन, सामग्री, समय और अन्य साधनों का ब्यौरा देती है। बजट हमें ये बताता है कि कितना माल चाहिए, कितना धन चाहिए, कितनी कौन कौन सी मशीनें चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए और कितना समय चाहिए। उदाहरण के लिए क्रय विभाग के बजट में इस बारे में अनुमानित आंकड़े दिए जाते हैं कि किस किस तरह का माल कितनी कितनी मात्रा में कब कब खरीदा जाएगा और इस पर कितनी लागत आएगी। इसी प्रकार अन्य विभागों के भी बजट तैयार किए जाते हैं। इसके बाद है, इतना ही करना है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम का अर्थ किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपयोग या उपभोग विस्तृत योजना से, जो ये निश्चित करती है क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। कार्यक्रम प्रबंधकों को विभिन्न जरूरतों के बारे में पहले से ही सचेत कर देता है ताकि जो है भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। कार्यक्रम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उत्पादन कार्यक्रम, उत्पादन करने के लिए उत्पादन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम आदि। एक उत्पादन कार्यक्रम बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने से लेकर माल को तैयार करने तक की सभी क्रियाओं को क्या, कैसे, कौन और कब में परिभाषित किया जाएगा, कर दिया जाता है। जैसे ही वह काम पूरा हो जाता है, जिसके लिए कार्यक्रम बनाया गया उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अन्य शब्दों में हर नए काम के लिए नया कार्यक्रम बनाया जाता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखिए इनमें अंतर आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। जैसे आपके उद्देश्य में आ गए, उद्देश्य और नियम में आ गए, उद्देश्य नीति में आ गए, नीति और कार्यविधि में आ गए। इस तरह से अंतर भी आते हैं। तो देखिए उद्देश्य संस्था के उच्च अधिकारी जो है तय करते हैं। और मान लो हम उद्देश्य और नीतियों में अंतर कर रहे हैं, तो नीतियां मध्य स्तरीय या निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तय की जाती है। उद्देश्य हमें बताते हैं कि या उद्देश्य वो अंतिम बिंदु हैं जिन्हें संस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है। नीतियां जो हैं कर्मचारियों को काम करते समय उनका मार्गदर्शन करती हैं। उद्देश्य जो है के बिना किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती। नीतियां हों ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और उद्देश्य के उदाहरण दे सकते हैं। उद्देश्य के उदाहरण जैसे बिक्री को 100 करोड़ के पार पहुंचाना और एक साल में 100 लोगों को रोजगार प्रदान करना। और नीतियों के उदाहरण हो सकते हैं क्रय विक्रय नीति, सेवी वर्गीय नीति, ठीक है, इत्यादि। ऐसे ही नियम और नीति में भी अंतर हो सकते हैं। जैसे नियम उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं।